Hello, hello everyone. I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince. फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो है हम लोग 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके पहले हम लोगों ने इसका जो है पार्ट 1 कवर किया था और उसमें हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस किए थे और धीरे धीरे जो है एक के बाद एक इसका हम लेवल इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसका जो लेवल होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो आज हमारा दूसरा सेट है। बाकी आपको सेट 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसका जो PDF है वो एडवांस में आपको मिल गया है, आप उसको एक बार देख लीजिए और उसका जो आपका रिकॉर्डिंग होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ एंसिलरी। लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ एंसिलरी। हमें बताना है कि एंसिलरी का सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका लिखा हुआ है रिडंडेंट, उसके बाद आपका लिखा हुआ है सब्सिडरी, उसके बाद आपका लिखा हुआ है प्राइमरी और लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है बोलो, एडवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो, अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो आपका एंसिलरी शब्द है इसका मतलब होता है हेल्पिंग। क्या होता है बोलो, हेल्पिंग, ठीक है, हेल्पिंग होता है। एंसिलरी को हम याद कर सकते हैं ऑक्सिलरी से। किससे याद कर सकते हैं बोलो भाई, ऑक्सिलरी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एक वर्ब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका क्या होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग जो है ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सिलरी बराबर क्या होता है, एंसिलरी होता है और एंसिलरी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ हेल्पिंग। समझ पा रहे हो ना। चलो, तो इस प्रकार आप देखोगे इसमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। पहला जो आपका शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट लिखा हुआ है। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, समथिंग अनयूज़फुल, या फिर आप इसको मोर देन इनफ भी बोल सकते हो। और जो आपका रिडंडेंट है इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं सुपरफ्लुअस। जो आपका रिडंडेंट है उसको हम लोग सुपरफ्लुअस के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपको लिख लेना है कि जो आपका सिनोनिम होता है किसका बोलो भाई, रिडंडेंट का, ये आपका बन जाएगा सुपरफ्लुअस, ठीक है। दूसरा मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, दूसरा आपका लिखा हुआ है सब्सिडरी। क्या लिखा हुआ है बोलो, सब्सिडरी। सब्सिडरी का भी मतलब बोलो क्या होता है, हेल्पिंग ही होता है। समझ पाए ना। जो आपका सब्सिडरी है इसका भी मतलब आपका हेल्पिंग होता है। नहीं बोलते सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा बोलो, सब्सिडरी बन जाएगा, ठीक है। तीसरा आपको पता है प्राइमरी लिखा हुआ है। प्राइमरी का मतलब तो आपको पता होगा। और लिखा हुआ है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट। एडवर्स को हम बोल सकते हैं अपोजिट, या फिर एडवर्स को हम बोल सकते हैं हार्मफुल। क्या बोल सकते हैं बोलो, हार्मफुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो, सब्सिडरी बन जाएगा। एंसिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। याद इसको आप कर सकते हो ऑक्सिलरी से कि एंसिलरी में भी ए आ रहा है, ऑक्सिलरी में भी ए आ रहा है कि नहीं। दोनों ही वर्ड्स काफ़ी बोलो क्या हैं, सिमिलर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका एंसिलरी है इसका सिनोनिम बन जाएगा सब्सिडरी। और बाकी आपको हमने बता दिया कि एडवर्स का मतलब अपोजिट होता है और जो आपका लिखा हुआ है रिडंडेंट इसका मतलब होता है सुपरफ्लुअस, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है आर्डेंट। क्या लिखा हुआ है बोलो, आर्डेंट लिखा हुआ है, ARDENT, आर्डेंट। और जो आपका आर्डेंट लिखा हुआ है इसका भी हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। आर्डेंट का मतलब होता है एंथुसियास्टिक। आर्डेंट का मतलब बोलो क्या होता है, समथिंग वेरी वेरी एंथुसियास्टिक, है कि नहीं है। तो आप आर्डेंट का सिनोनिम बोलो क्या बन जाएगा, लाइवली बन जाएगा, है कि नहीं है। लाइवली का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो, है कि नहीं, एंथुसियास्टिक हो, ये आप बोल सकते हो। अगर हम बात करें कि इसका और सिनोनिम क्या बन सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं विगोरस, इसको हम बोल सकते हैं विवासियस। विगोरस हो गया, विवासियस हो गया, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हैं। किसके बोलो? आर्डेंट के, ठीक है। काम का मतलब बोलो क्या होता है? शांत होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं वैसे। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है कीन। आपको ध्यान देना है कि जो कीन होता है इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, ठीक है ना। कीन के साथ जो है, जो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं बोलो? टू लगाते हैं, ठीक है। तो आपका कीन के साथ टू आता है। लाइवली आपका बन जाएगा सिनोनिम किसका बोलो? आर्डेंट का, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। तीसरा आपके सामने शब्द लिखा हुआ है एम्फेटिक। क्या लिखा हुआ है बोलो? एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक। इसका हमसे क्या पूछा है बोलो? सिनोनिम पूछा है। समझ पाए ना? अब देखो, एम्फेटिक का मतलब होता है कि जो समथिंग जोर देने वाला है कि नहीं है। एम्फेटिक का मतलब बोलो क्या होता है? जोर देने वाला होता है, ठीक है। मतलब जो कुछ क्या करे? फोर्स करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आप देखोगे एम्फेटिक का सिनोनिम पूछा है, तो अनएम्फेटिक क्या बन जाएगा बोलो? इसका एंटोनिम बन जाएगा। इनसिग्निफिकेंट तो होगा नहीं, इनइफेक्टिव भी होगा नहीं, है कि नहीं है, क्योंकि एम्फेटिक आपका एक पॉजिटिव वर्ड है और ये तीनों की तीनों शब्द बोलो क्या है? नेगेटिव है। इसीलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? फोर्सिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? फोर्सिबल। फोर्सिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेस फोर्स, और एम्फेटिक का भी मतलब क्या होता है? फोर्सफुल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा फोर्सिबल, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ डिमागोग्यूरी। क्या लिखा हुआ है? डिमागोग्यूरी लिखा हुआ है। समझ पाए ना? इसका हमें क्या बताना है बोलो? सिनोनिम बताना है। अब ध्यान से देखो, एक शब्द होता है डिमागोग्यू, एक शब्द क्या होता है बोलो? डिमागोग्यू होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे नेता होते हैं, तो वो क्या देते हैं बोलो? भाषण देते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई स्पीच दो, बट वो जो आपका स्पीच है वो लोगों को इमोशनली क्या करे? इमोशनली जो है आपकी तरफ लेके आए। मतलब ऐसी स्पीच जो लोगों को प्रभावित करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे इमोशनली, उसी को क्या बोलोगे बोलो? डिमागोग्यूरी बोलोगे। और ऐसा कोई नेता जो इस प्रकार के स्पीच को देता है, उस नेता को हम लोग जो है डिमागोग्यू के नाम से जानते हैं। समझ पाए? तो डिमागोग्यू का मतलब हो गया अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन्स पीपल्स सपोर्ट बाय गिविंग इमोशनल स्पीच, ठीक है। पीपल के सपोर्ट को पाने का प्रयास करना एक इमोशनल स्पीच के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमागोग्यूरी बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो आप इसको बोल सकते हो भाई ना कि एक प्रकार से आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो। बोलो क्या कर रहे हो? प्रोवोक। मतलब किसी भी चीज़ के बेसिस पे आप किसी को क्या कर रहे हो? किसी के साथ इमोशनली खेल रहे हो। इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो बोलो? प्रोवोक कर रहे हो। समझ पाए ना? अच्छा, तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। देखो, पहला लिखा हुआ है पीस मेकर। पी यहाँ पर आर आपका गलत होगा। पीस मेकर, पीस मेकर तो होगा नहीं। कॉन्सिलिएटर का मतलब भी होता है पीस मेकर, और पैसिफिस्ट का मतलब भी होता है क्या बोलो? पीस मेकर। समझ पा रहे हो? आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर पीस मेकर है, जो आपका कॉन्सिलिएटर है, और जो आपका पैसिफिस्ट है, ये तीनों एक दूसरे के बोलो क्या है? सिनोनिम्स। पैसिफिस्ट का मतलब होता है वन हु अपोजेस वार। जो वार को अपोज करता है उसी को हम लोग जो है पैसिफिस्ट के नाम से जानते हैं। कॉन्सिलिएटर का मतलब होता है वन हु लव्स पीस, और पीस मेकर का मतलब आपको पता होगा ना, जो पीस के फेवर में हो। तो इसीलिए जो आपका डिमागोग्यूरी होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बोलो? एजिटेटर बन जाएगा।
एजिटेटर का मतलब क्या हुआ? एजिटेटर का मतलब हो गया कि जो लोगों को क्या करे, एजिटेट करे या फिर उनके इमोशंस को भड़का करके उनके सपोर्ट को पाना चाहे, उसी को हम लोग जो है डिमागग्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका स्पेलिंग आप याद रखिएगा, और ये जो है कभी कभार हमारे एग्ज़ाम में वन वर्ड के फॉर्म में भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट जो हमारे सामने शब्द आया हुआ है, बोला है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ रैप्सोडिक। क्या बोला है? फाइंड द सिनोनिम ऑफ रैप्सोडिक। ठीक है, अब रैप्सोडिक का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। रैप्सोडिक का मतलब बोलो क्या होता है? तो रैप्सोडिक का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी बोल सकते हो। समझ पा रहे हो ना? चलो, तो आप देखोगे कि जो आपका रैप्सोडिक होता है, इसका मतलब बोलो क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। तो अनप्लीजेंट तो आपका होगा नहीं, अनहैप्पी भी आपका नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बोलो क्या हैं? नेगेटिव चीज़ें हैं। और आप देखोगे सॉरोफुल भी क्या है? इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा इक्स्टैटिक। क्या बन जाएगा बोलो? इक्स्टैटिक। ठीक है, और जो आपका इक्स्टैटिक होता है, इसका मतलब होता है समथिंग वेरी वेरी, समथिंग विच इज़ वेरी, मतलब हैप्पीनेस प्रोवाइडिंग है। समझ पा रहे हो? जैसे आप इसको बोल सकते हो ब्लिसफुल। क्या बोल सकते हो? ब्लिसफुल। जो आपको खुशी देने वाला होता है, उसी को हम लोग जो है इक्स्टैटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि रैप्चरस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बोलो भाई? रैप्चरस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इक्स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग विच प्रोवाइड्स हैप्पीनेस। रैप्सोडिक का मतलब भी सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है इक्स्टैटिक का जो आपका सिनोनिम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? रैप्सोडिक। बाकी ये तीनों की तीनों आपके बोलो क्या बन जाएंगे? सिनोनिम बन जाएंगे। समझ पाए ना? अच्छा, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार एग्ज़ाम में आया भी है ये सवाल, कि जो आपका सॉरोफुल, सॉरोफुल को हम बोल सकते हैं एगोनी। एगोनी को बोल सकते हो एक्सट्रीम पेन। ठीक है, मान लो कोई आदमी बहुत ज़्यादा किसी दुख में पड़ा हुआ है, किसी दर्द में पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या बोलोगे? यू आर इन एगोनी। एगोनी का मतलब क्या हो गया बोलो? एक्सट्रीम पेन। और एगोनी का जो उल्टा बनता है वो आपका क्या बन जाता है बोलो? इक्स्टैटिक बन जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, इसका बन जाएगा इक्स्टेसी। नाउन फॉर्म क्या बन जाएगा बोलो? इक्स्टेसी बन जाएगा। और इक्स्टेसी बराबर किसके, इसका अपोजिट बोलो क्या है? एगोनी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इक्स्टेसी का जो आपका एंटोनिम होता है वो आपका एगोनी होता है। समझ पाए ना? चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने बोला है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ इरोजन। हमें बताना है किसका सिनोनिम बोलो? इरोजन का सिनोनिम बताना है। अब देखो, इरोजन का मतलब क्या? आपने सुना होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल इरोजन होता है कि नहीं? अब इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। क्या होता है बोलो? डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर किसी चीज़ को काट देना, है कि नहीं है? काट देना होता है। नहीं बोलते मिट्टी कट गई है, तो पानी बरसता है तो क्या होता है भाई? मिट्टी कट जाती है और पानी के साथ बह जाती है। समझे? तो उसी को हम लोग जो है इरोजन के नाम से जानते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन देखोगे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। अब देखो, इरोजन तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है। देखो, आप इससे भी कर सकते हो कि किसी भी शब्द के टोन अगर आपको अच्छे से पता है तो आप उस प्रकार भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। कॉम्बिनेशन तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है, ग्रोथ भी तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है, और जो तुम्हारा रीबिल्डिंग है ये भी तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो इरोजन का जो तुम्हारा सिनोनिम बनेगा वो क्या बन जाएगा? सीजन बन जाएगा। और आपको पता है सीजन से ही शब्द बना हुआ है सीजर्स। सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची होता है, और कैंची का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं बोलो? काटने के लिए करते हैं। समझ पा रहे हो? तो दैट्स वाई इस ऑप्शन के हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो? सीजन बन जाएगा। समझे? चलो, बाकी आपको पता है ग्रोथ रिबिल्डिंग कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट्स। क्या बोला है? फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ बहुत बार। देखो रिकैल्सिट्रेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी है और अगर मैंने बोल दिया ये आदमी क्या है, बोलो रिकैल्सिट्रेंट है। तो अगर मैंने बोल दिया किसी को रिकैल्सिट्रेंट, तो जो आपका रिकैल्सिट्रेंट होता है इसका मतलब क्या होता है भाई? रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है बोलो? जिद्दी बोलते हैं। समझ पाए ना? रिकैल्सिट्रेंट्स को हम लोग जो है स्टबर्न के भी नाम से जानते हैं। जो आपका रिकैल्सिट्रेंट्स होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टबर्न। समझ पा रहे हो ना? तो आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने शब्द आया हुआ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो होगा नहीं। ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी का उल्टा बोलो क्या होता है? डिसऑनेस्टी होता है। डिसओबीडियंस भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब जो किसी की बात को नहीं मानता है उसी को हम लोग जो है डिसओबीडियंस बोलते हैं। समझे? यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का भी मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। हम लोग इसको स्टबर्न बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेसी बोल सकते हो, है कि नहीं है? या फिर आप बोल सकते हो पर्टिनेसी भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बोलो? पर्टिनेसी भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो ऑडेसियस। ऑडेसियस का भी मतलब बोलो क्या होता है? जिद्दी होता है। समझ पाए ना? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑब्स्टिनेसी। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपका रिकैल्सिट्रेंट्स है पार्ट ऑफ स्पीच में ये बोलो क्या है? नाउन है। बोलो क्या है भाई? नाउन है। किसमें? पार्ट ऑफ स्पीच में। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बोलो? ऑब्स्टिनेसी बन जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं ऑडेसियस, या फिर क्या बोल सकते हैं बोलो? पर्टिनेसी के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है भाई, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द बोला गया है प्रोग्नोटिकेशंस। क्या बोला गया है? प्रोग्नोटिकेशंस बोला गया है। बोला गया है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोग्नोटिकेशंस। समझ पा रहे हो ना? देखो अब प्रोग्नोटिकेशंस का मतलब होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी चीज़ को गेस करते हैं। बोलो क्या करते हैं बोलो? गेस करते हैं। उसी गेस करने को ही क्या बोलते हैं बोलो? प्रोग्नोटिकेशंस बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? इसको हम लोग बोल सकते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? गेस बोल सकते हैं। समझे? तो प्रोग्नोटिकेशंस का मतलब होता है कि शगुन। क्या बोलते नहीं बोलते? शगुन विचार रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है कि नहीं? मतलब किसी चीज़ को जो है सिचुएशंस को देखते हुए गेस करना, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि भविष्यवाणी करना। क्या करना बोलो भाई? भविष्यवाणी करना। उसी को हम लोग जो है प्रोग्नोटिकेशंस बोलते हैं। समझ पाए ना? तो देखो आपको यहाँ पर पता है डाउट और सस्पिशन दोनों एक दूसरे के बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। जो आपका सस्पिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर डाउट लिखा हुआ है, ये दोनों ही एक दूसरे के बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। तो डाउट और सस्पिशन दोनों आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो करेक्ट शब्द आएगा वो आपका क्या बन जाएगा बोलो? प्रेडिक्शन बन जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि प्रेडिक्शन का मतलब भी क्या होता है? प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को गेस करना। अगर आप किसी चीज़ को गेस करते हो तो हम क्या बोलते हैं? आप किसी चीज़ को जो है प्रेडिक्ट कर रहे हो। समझ पाए? तो जो आपका प्रोग्नोटिकेशंस होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो? प्रेडिक्शन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, लिखा हुआ है स्क्रूपल। SCRUPLE स्क्रूपल। समझ पाए ना? स्क्रूपल लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रूपल। देखो स्क्रूपल का मतलब होता है हेजिटेंसी। क्या बोलते हैं उसको बोलो भाई? हेजिटेंसी बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ को करने में हेजिटेट करते हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में अनईज़ी फील कर रहे हो तो उसी को हम लोग जो है
स्क्रूपल बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं अनईजनेस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं हेजिटेंसी। समझ पाए? तो जो आपका हेजिटेंसी हो गया या फिर आपका जो अनईजनेस हो गया, ये आपका सिनोनिम किसका बन जाएगा बोलो? स्क्रूपल का। नहीं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं में झिझकना बोलते हैं। मतलब किसी भी काम को करने में आप हेजिटेंसी फील कर रहे हो, आप हेजिटेट हो रहे हो, ठीक है? तो उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रूपल बोलते। नहीं बोलते आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम इन स्क्रूपल, मतलब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं स्क्रूपल में हूँ। समझे ना? तो आपका बन जाएगा स्क्रूपल ये, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो? प्रेडिक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ पैंक्स। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सिनोनिम ऑफ पैंक्स। हमें बताना है कि पैंक्स का सिनोनिम क्या होगा। अब देखो पैंक्स होता क्या है? पैंक्स भी आपका बोलो क्या है? एक प्रकार का नाउन है। नहीं, नाउन ही है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात आप देखोगे कि जो आपका पैंक्स होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। ठीक है, अब पैंक्स का मतलब हमें मान लो नहीं पता है, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ पैंक्स, और बिना मीनिंग को जाने हमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। अब देखो जो तुम्हारा प्लेजर है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है? डिलाइट के। और जो तुम्हारा बोलो क्या है? कंफर्ट है। मतलब जो प्लेजर हो गया, डिलाइट हो गया, कंफर्ट हो गया, ये सब आपके बन जा रहे हैं क्या बोलो? सिनोनिम्स बन जा रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या बनेगा बोलो? सफरिंग बनेगा। बोलो क्या बनेगा? सफरिंग। समझ पा रहे हो ना? तो इस प्रकार हम ऑप्शन को भी जो है एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका पैंक्स होता है इसका मतलब होता है असडन, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, असडन। पैंक्स का मतलब असडन शार्प पेन, उसी को बोलते हैं पैंक्स। पैंक्स का मतलब होता है सडन शार्प पेन। समझ पाए? तो देखो पैंक्स का पैंक्स से आप याद कर सकते हो पेन, पी से हो गया पैंक्स और पी से क्या हो गया बोलो? पेन हो गया। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका पैंक्स है इसका मतलब होता है पेन होता है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो? सफरिंग बन जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन आया हुआ है सिनोनिम ऑफ ऑफिशियस। इसमें बोला है OFFICIOUS ऑफिशियस। ठीक है, ऑफिशियस। अब देखो भाई ऑफिशियस का सिनोनिम क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑफिशियस देखो पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका शब्द होता है ऑफिशियस, ऑफिशियस का मतलब क्या? जैसे आपको पता होगा एक शब्द आपका होता है ऑफिस। नहीं, जो ऑफिस में काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? पंक्चुअल होते हैं। ऐसा मान लो कि जो ऑफिस में काम करते हैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। नहीं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करने को ही बोलते हैं। जैसे मान लो कि ऑफिस में कौन होता है? ऑफिस का जो मेन लीडर होता है वो आपका बॉस होगा, है कि नहीं है? और आपका जो बॉस होगा वो क्या करेगा बोलो? आपको किसी भी काम करने को बार बार बोलता रहेगा। नहीं बोलते यू हैव अ वेरी ऑफिशियस नेचर। ऑफिशियस का मतलब जो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, मतलब कुछ करने के लिए। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको बैठा हुआ नहीं देख सकते, वो हमेशा क्या करते रहेंगे बोलो? आपको कुछ ना कुछ करने को बोलते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को हम लोग जो है ऑफिशियस बोल सकते हैं। ऑफिशियस को हम बोल सकते हैं असर्टिव। ऑफिशियस को हम क्या बोल सकते हैं बोलो भाई? असर्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मॉडेस्ट का मतलब हम्बल होता है। मॉडेस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम्बल बोल सकते हैं, शाई बोल सकते हैं, है कि नहीं? अब स्टबन का मतलब तो हमने आपको पढ़ा दिया कि स्टबन का मतलब जिद्दी होता है। ठीक है, और मिस्टिक का मतलब होता है अनक्लियर। जो आपका मिस्टिक होता है, मिस्टिक का मतलब बोलो क्या होता है भाई? अनक्लियर होता है। मिस्टिक का मतलब अनक्लियर हो गया। ठीक है, स्टबन का मतलब जिद्दी होता है, मॉडेस्ट का मतलब हम्बल होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बोलो? पुशिंग बन जाएगा।
पुशिंग का मतलब हो गया दैट विच पुशेस यू फॉर समथिंग, मतलब जो आपको हमेशा पुश करते रहने वाला। जैसे मान लो किसी का नेचर है जो हमेशा आपको पुश करता रहे कुछ ना कुछ करने के लिए, तो उसका नेचर बोलो कैसा है, बोलो ऑफिशियस है। मतलब आप इसको बोल सकते हो जो बहुत ही फॉर्म हो, ठीक है, फॉर्म भी बोल सकते हैं। फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसका जो नेचर है वो हमेशा लीड करने वाला नेचर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियस। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो कि ऑफिस का जो बॉस होता है बहुत ज़्यादा पुशिंग होता है, असर्टिव होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो ऑफिशियस बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लो कि जैसे कोई आपका, इस मान लीजिए आप अपने ऑफिस गए और अगर आप 5 मिनट लेट हैं, तो अगर आपका बॉस बहुत ज़्यादा ऑफिशियस है तो आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ सुनाएगा ही सुनाएगा ना कि आप ऑफिस लेट में आए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। इसका मतलब आपके बॉस आपको पुश कर रहा है कि आप टाइम पे आओ। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और जो आपका ऑफिशियस होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, पुशिंग। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमें बताना है फाइंड द एरर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एरर। बोला गया है कि माई रिसर्च फोकस ऑन मैराइन मैमल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। समझ पा रहे हो? इस सेंटेंस में टोटल 3 पार्ट है, हमें बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। मैंने आपको बोला है, एक रूल बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब क्या आएगा, बोलो प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। ये बात आपको पहले से ही पता होगा। दूसरी बात, मैंने आपको एक बात और बोला है। क्या बोला था भाई? मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश के सारे मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने गो, तो गो आपका बोलो क्या है भाई, प्लूरल है। गो का अगर मुझे बनाना होगा सिंगुलर तो मैं गो के लास्ट में क्या लगाऊंगा, एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं, है कि नहीं है? तो अगर मैं गो का बनाऊंगा सिंगुलर तो क्या बन जाएगा, बोलो गोस बन जाएगा। मतलब हमें क्या लगाना पड़ता है, बोलो एस ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है किसी भी वर्ब के लास्ट में, उसको बनाने के लिए क्या, बोलो सिंगुलर। समझ पा रहे हो ना? चलो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो बोलो क्या है भाई, रिसर्च है। रिसर्च आपका बोलो क्या आ गया, सिंगुलर। लेकिन जो फोकस हो गया तो वो आपका बन गया बोलो प्लूरल, इसीलिए आपका सेंटेंस बोलो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो तुम्हारा फोकस होता है, फोकस तुम्हारा प्लूरल है, इसका बन जाएगा फोकसेस। क्या बन जाएगा, बोलो भाई फोकसेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि माई रिसर्च फोकसेस ऑन, क्या बन जाएगा, बोलो फोकसेस ऑन बन जाएगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए पार्ट नंबर 1 में बोलो क्या है, एरर है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा कि माई रिसर्च फोकसेस ऑन मैराइन मैमल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। समझ पाए ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, लिखा हुआ है द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू। बोला है द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नाइदर साइड वर विलिंग टू कंप्राइज ऑन द कंपनसेशन अमाउंट टू बी गिवन। समझ पा रहे हो? लिखा हुआ है द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नाइदर साइड वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंपनसेशन अमाउंट टू बी गिवन। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, देखो। जैसे आप देखोगे, अब यहाँ पर आप देखोगे कमिटी को माना गया है क्या, बोलो प्लूरल, इसीलिए कमिटी के साथ जो वर्ब आया हुआ है वो आपका बोलो क्या है, प्लूरल है। और फिर बोला गया है नाइदर साइड। अब आपको मैं बता दूँ, नाइदर यहाँ पर जो है आपका एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो अगर नाइदर आपका काम करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह, तो नाइदर के बाद जो तुम्हारा नाउन आएगा, आपको ध्यान देना होगा कि जो मैं आपको फिर से लिखता हूँ, देखो, अगर तुम्हारा नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो जो तुम्हारा नाइदर है
इसके बाद नाउन तुम्हारा आएगा सिंगुलर काउंटेबल, वर्ब भी तुम्हारा बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ पा रहे हो? आपको ध्यान देना है, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है और वर्ब बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि नाइदर साइड की बात किया है, मतलब नाइदर साइड का मतलब दो साइड होता है और दो में से हम एक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मतलब दो में से किसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आइदर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो आइदर जो होता है इसका इस्तेमाल हम दो में से एक के लिए करते हैं। जो आपका आइदर होता है इसका इस्तेमाल दो में से एक के लिए करते हैं, और जो तुम्हारा नाइदर होता है इसका इस्तेमाल दो में से किसी के लिए भी नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो? बट आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर आप नाइदर का इस्तेमाल करोगे, नाइदर के बाद जो तुम नाउन लगाओगे वो क्या लगाओगे बोलो, सिंगुलर काउंटेबल लगाओगे। तो आपको पता है यहाँ पर साइड तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल है, बट यहाँ पर वर्ब भी तुम्हारा सिंगुलर आना चाहिए, बट वर्ब लगा दिया क्या बोलो, वर लगा दिया है। अब आपको पता है कि जो तुम्हारा वर्ब है वो तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमें वर के प्लेस पे यहाँ पर वाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बोलो भाई, वाज का। तो बनेगा द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नाइदर साइड वाज विलिंग। क्या आएगा बोलो, वाज विलिंग होगा। इसीलिए जो है इस सेंटेंस में जो मिस्टेक होगा वो पार्ट नंबर डी में होगा। किस में होगा बोलो भाई, पार्ट नंबर डी में। तो आपको ध्यान देना है कि नाइदर अगर इस्तेमाल करोगे एडजेक्टिव की तरह, तो नाइदर के बाद नाउन क्या आएगा बोलो, सिंगुलर आएगा। वर्ब बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। दूसरी बात, और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होंगे बोलो, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया और नाइदर हो गया। आप इतना ध्यान रखो, इन चारों के बाद ही ये सेम रूल फॉलो होगा। नाउन क्या आएगा बोलो, सिंगुलर, और वर्ब बोलो क्या आएगा भाई, सिंगुलर आएगा। समझ पाए ना? चल, तो इस क्वेश्चन में आपका पार्ट नंबर डी में मिस्टेक होगा। अगला देखते हैं। बोला गया है कि नथिंग हिंडर्स द कैट फ्रॉम रीचिंग इट्स मास्टर वेन एवर इट लिसनिंग टू हिज वॉइस। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। बोला है कि नथिंग, बोला है कि नथिंग हिंडर्स, नथिंग हिंडर्स द कैट फ्रॉम रीचिंग इट्स मास्टर वेन एवर इट लिसनिंग टू हिज वॉइस। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा कैट है वो तुम्हारा एनिमल है और कैट तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोनाउन आया हुआ है वो तुम्हारा बोलो क्या है, इट्स लगा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि कहीं पर भी ध्यान देना है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये तीनों तुम्हारे सिंगुलर हैं। इनका जो बनता है प्लूरल वो क्या बनता है बोलो भाई, दे बनता है। समझ पा रहे हो ना? तो कैट्स होता तो देयर होता, लेकिन यहाँ पर कैट आया हुआ है इसीलिए क्या आएगा बोलो, इट्स आएगा। तो मतलब ये वाला पार्ट आपका सही है। गलती कहाँ हुआ? बोला गया वेन एवर इट लिसनिंग। अब देखो इट तुम्हारा सब्जेक्ट है और ध्यान देना वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING कभी भी अकेले नहीं आता। इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा बोलो, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि आप देखोगे लिसनिंग तुम्हारा कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसके साथ तुम्हारा एक हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, है कि नहीं? अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि अगर तुम्हारा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो टेंस तुम्हारा प्रेजेंट में है, इसीलिए तुम इट के साथ क्या लगाओगे, इस भी लगा सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर आप देखोगे व्हेनेवर, जब भी वो अपने मालिक का आवाज़ सुनता है। इसका मतलब क्या, जब सुनता है तब अपने मालिक के पास पहुँच जाता है कि नहीं है? मतलब यहाँ पर काम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होता है तो वहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लगाएंगे बोलो भाई, वहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, है कि नहीं है? इसीलिए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसका क्या, इसका करेक्ट आंसर बनेगा वेन एवर इट लिसन्स। इसका बन जाएगा कि वेन एवर इट लिसन्स बन जाएगा। समझ पा रहे हो?
तो वेन एवर जहाँ पर भी आएगा ना तो आपको वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगाना पड़ेगा। इसको आप भी आप ध्यान रखना, समझे ना। तो मतलब यहाँ पर ये जब जब अपने मालिक की आवाज़ सुनता है तब तक वो कैट पहुँच जाता है, ये हमेशा होता है, इसीलिए वहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए इसका वर्ब क्या आ जाएगा बोलो, सिंगुलर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बनेगा आपका पार्ट नंबर सी। ठीक है, पार्ट नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला है कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। इसमें भी हमें क्या बताना है बोलो, एरर बताना है। बोला है कि हर परफॉर्मेंस इन द रीसेंट टेस्ट। बोला है हर परफॉर्मेंस इन द रीसेंट टेस्ट। हमारा सब्जेक्ट बोलो क्या है, परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस तुम्हारा सिंगुलर है, वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। यहाँ पर वर्ब क्या लगा दिया बोलो, वाज लगाया हुआ है, ये भी आपका सही है। वाज वॉश्ड देन। अब आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा बैड होता है, बैड तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री में है, इसका कंपैरेटिव बनेगा वर्स। और बैड का जो आपका सुपरलेटिव बनेगा वो क्या बनता है बोलो, वर्स्ट बनता है। समझ पा रहे हो ना। जैसे गुड का बेटर बनता है, बेस्ट बनता है, उसी प्रकार बैड का क्या बनता है, वर्स, और बोलो भाई वर्स्ट बनता है। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान देना है कि जो तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री होता है, जो तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के सामने दा का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए होता है, और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल सिर्फ टू के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, टू के लिए होता है। समझ पा रहे हो ना। तो आपको पता लगा कि यहाँ पर वर्स्ट का इस्तेमाल किया। वर्स्ट की डिग्री बोलो क्या है, वर्स्ट की डिग्री है सुपरलेटिव, और हमें चाहिए यहाँ पर कंपैरेटिव, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर्स देन। क्या लगा देंगे बोलो भाई, वर्स देन लगा देंगे। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो आपका बन जाएगा पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो भाई, ठीक है ना। इसको ध्यान देना, बहुत ही अच्छा रूल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला बोला गया क्वेश्चन कि द मैच वुड हैव वॉन बाई आवर टीम। बोला है द मैच वुड हैव वॉन बाई आवर टीम। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आप दोगे, इसका क्या आंसर होगा। देखो आपको पता है कि अगर सेंटेंस एक होता है एक्टिव वॉइस, बोलो क्या होता है भाई, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद ही काम को करता है, ठीक है। और जो तुम्हारा पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट तुम्हारा काम नहीं करता, एक्टिव में सब्जेक्ट बोलो काम करता है। आप ये जान सकते हो कि देखो नॉर्मली आप देखोगे तो किसी भी सेंटेंस में तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट तुम्हारा एक्टिव रहता है, मतलब द एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस देखोगे तो पैसिव वॉइस में जो तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा ये आपका पैसिव रहता है, मतलब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को करता नहीं। समझ पा रहे हो। अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया कि टी इज़ ग्रोन हेयर। बोल दिया मैंने कि टी इज़ ग्रोन हेयर, इसका मतलब यहाँ पर चाय उगाया जाता है। अब क्या चाय खुद ही उग सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, चाय को उगाया जाएगा। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट बोलो क्या है, टी है, तो क्या टी कोई काम करता है, नहीं कर रहा है। तो ये मतलब ये सेंटेंस तुम्हारा किस में है बोलो, पैसिव वॉइस में। समझ पा रहे हो। तो आप यहाँ पर इसी सेंटेंस से आप जो है इस सेंटेंस को कंपेयर कर सकते हो। द मैच वुड हैव वॉन बाई आवर टीम।
अब क्या मैच कोई काम कर रहा है? नहीं, मैच जीतने का काम कौन कर रहा है? बोलो, टीम कर रहा है। और टीम तुम्हारा क्या है? बोलो, ऑब्जेक्ट है। मतलब काम ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट तुम्हारा पैसिव है और सेंटेंस तुम्हारा बोलो किस में है? पैसिव वॉइस में। किस में है? बोलो भाई, पैसिव वॉइस में है। तो अगर तुम्हारा सेंटेंस भाई पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है हैव के साथ वर्ब बीन का इस्तेमाल करोगे। किसके साथ? बोलो, हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करोगे। मैंने बोल दिया कि अगर तुम्हारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैव के साथ जो है हमें क्या लगाना पड़ेगा? बोलो भाई, बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर हैव के साथ क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। आपका करेक्ट बनेगा द मैच वुड हैव बीन वॉन बाई आवर टीम। मतलब मैच हमारी टीम के द्वारा जीता गया होता। समझ पा रहे हो? इसीलिए इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो आपका पार्ट नंबर बी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा नहीं बचा भाई, 1-2 ही सवाल बचा होगा मेरे हिसाब से। 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। लास्ट 5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक एक करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द वर्कर यूज्ड डैश टू पैच अप द होल इन द वॉल। बोला है द वर्कर यूज्ड डैश टू पैच अप द होल इन द वॉल, ठीक है। वर्कर ने क्या किया? बोलो, होल को पैच करने के लिए कुछ लगाया। मेरे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रास, सॉइल, सीमेंट और सैंड। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, बट देखो पहले बात, वर्कर्स ने कुछ इस्तेमाल किया। मिट्टी तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, ग्रास तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। समझ पा रहे हो? अब देखो सीमेंट अकेले इस्तेमाल थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, लेकिन आप कहीं कहीं सैंड का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बना है? बोलो, सैंड बनेगा। वैसे सीमेंट भी हो सकता है, बट एग्ज़ाम वालों ने जो आंसर था एक्सेप्ट किया था क्या? बोलो, सैंड, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा द वर्कर यूज्ड सैंड टू पैच अप द होल इन द वॉल, ठीक है। पैचअप का मतलब क्या होता है? भरना होता है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। इसका सीमेंट भी हम बोल सकते हैं, लेकिन सीमेंट मैक्सिमम केसेस में नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा? सैंड होगा। सिंपल सा सवाल था भाई। अगला क्वेश्चन बोला है योर डैश टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट इज एडमायरेबल, यू ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू रिसाइकल एंड रिड्यूस वेस्ट, ठीक है ना। अब देखो बोला है योर डैश टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट इज़ एडमायरेबल। इसका एडमायरेबल का मतलब क्या होता है? जो प्रेस किया जा सके, समथिंग दैट कैन बी प्रेस्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडमायरेबल बोलते हैं। समझ पा रहे हो भाई? अब देखो, तो अगर एडमायरेबल का मतलब प्रेस किया गया है तो मतलब तुमने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, है कि नहीं है? तो अगर हमने कुछ ना कुछ अच्छा किया है तो यहाँ पर क्या भर सकते हो? क्या यहाँ पर इनडिफरेंस तो नहीं होगा? इनडिफरेंस का मतलब होता है इनएक्टिवनेस। नेग्लिजेंस भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर बनेगा योर कॉन्शियसनेस। क्या बनेगा? बोलो, योर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब जो तुम्हारा जागरूकता है किसके प्रति? बोलो, इन्वायरमेंट के प्रति, वो बोलो क्या है? एडमायरेबल है। बिकॉज यू ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू रिसाइकल एंड रिड्यूस वेस्ट। देखो सेप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउटफुल। बोलो क्या होता है? डाउटफुल होता है। इसको याद कर लेना भाई। एक शब्द लिखा हुआ है आपका, बार बार चला जाता है। देखो एक शब्द लिखा हुआ है सेप्टिसिज्म, ठीक है। तो सेप्टिसिज्म का मतलब होता है आपका डाउटफुल, ठीक है। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो पार्ट नंबर आपका बी बनेगा। तो करेक्ट आपका बन जाएगा योर कॉन्शियसनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि हर डैश कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। अब इसको देखो, क्लू पकड़ो। बोला है हर डैश कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आपको पता है कंट्रीब्यूशन तुम्हारा नाउन है। बोलो क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोलो, एडजेक्टिव। साइमल्टेनियस तुम्हारा बोलो क्या है? साइमल्टेनियस तुम्हारा नाउन ही तो है ना, इसीलिए साइमल्टेनियस तो आपका कट गया ऑप्शन, है कि नहीं है? हमें चाहिए एडजेक्टिव, और तीनों ही बोलो क्या हैं? आपके एडजेक्टिव हैं।
बट यहाँ पर आप एक क्लू देख सकते हो, यहाँ पर बोला विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, इसका मतलब हमेशा रिमेंबर किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं है। मिनिमल का मतलब क्या, बहुत ही कम। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है तो क्या वो रिमेंबर किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। डबल्ड नहीं होगा, आपका बनेगा मॉन्यूमेंटल। क्या बनेगा बोलो, मॉन्यूमेंटल बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा योर मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है वास्ट। मॉन्यूमेंटल को हम लोग ह्यूज की भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मॉन्यूमेंटल को हम लोग कोलोजल भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि दे क्लाइम्ड टू द डैश ऑफ द माउंटेन टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द सनराइज, ठीक है। दे क्लाइम्ड टू द डैश। अब देखो, मान लो कहीं पर कोई माउंटेन है, अगर आप इसके देखो इसके नीचे आओ, देखो सनराइज़ हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो बेसिकली आप चढ़ोगे माउंटेन के ऊपर ही तो चढ़ोगे ना, अरे है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बेस तो होगा नहीं, बॉटम तो होगा नहीं, माउंटेन के इनसाइड में थोड़ी जाओगे। आपका क्या बनेगा बोलो, समिट बन जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा कि दे क्लाइम्ड टू द समिट ऑफ द माउंटेन टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द सनराइज। समिट का मतलब होता है एपेक्स, और जो आपका बेस होता है, बेस का जो सिनोनिम हम बोलते हैं वो हम बोल सकते हैं नदीर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो भाई, नदीर बोल सकते हैं, ठीक है। तो समिट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, बेस का मतलब क्या होता है बोलो, लोवेस्ट पॉइंट। बेस को हम लोग नदीर भी बोलते हैं, NADIR। तो आपका बेस सिनोनिम है नदीर का, समिट आपका सिनोनिम है एपेक्स का। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ही इज़ अ डैश फ्रेंड, बोला ही इज़ अ डैश फ्रेंड हु हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी इन टाइम्स ऑफ नीड। इसका मतलब जब भी मुझे नीड की आवश्यकता पड़ी तो वो मेरे साथ रहा है, ठीक है। तो वो अनरिलायबल तो होगा नहीं, डिसलॉयल तो होगा नहीं। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हो गया कि जो सुख का साथी हो, दुख का साथी ना हो। फेयर वेदर का मतलब हो गया कि जब हमारा समय अच्छा चल रहा है उस समय अगर कोई मेरे साथ है तो उसको हम लोग फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं, समझे। अ फ्रेंड हु इज़ अ फ्रेंड इन गुड टाइम्स बिकम्स एनिमी इन बैड टाइम्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं फेयर वेदर। तो ऐसा तो नहीं है, आपका क्या बनेगा बोलो, लॉयल फ्रेंड बन जाएगा। समझ पाए ना। तो इसका क्या बनेगा, ही इज़ अ लॉयल फ्रेंड। समझ पाए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा सी। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया है पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। आपको कल तक हम पार्ट नंबर 3 इसका प्रोवाइड कर देंगे भाई, ठीक है। इसी प्रकार आप वीडियो को देखिए, इसको सीखते रहिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।